आप लोग देश के भविष्य हो। छोटे छोटे, अरे बोला मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मैं तो एमएससी कर रहा हूँ। नहीं, इन्होंने भी एक बार क्या बोला, अरे बोले ये कृषि वैज्ञानिक है। एक बीएससी वाले ने बोला, अरे ये लड़के तुम लोगों को कुछ बताते हैं, ऐसा ऐसा शब्द आपने बोला था। वही है, थोड़ा डिटेल में तो बात करने के लिए इसे आया था मैं। वैज्ञानिक हो भैया, ये जो है डॉक्टर साहब आप ही ने बनना है, लेकिन माइंड मेकअप करना है। मोदी जी क्या बोलता है, जोड़ा लेकर के आया और जोड़ा लेकर के उठा के चला जाऊंगा। अगर देश की जनता मुझे नकार देगी, मैं निकम्मा जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन। कितना आत्मविश्वास के साथ बोलता है। इसलिए एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप लोग की मेरी पोटेंशियल है, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूं, सारी चीजें मेरे आगे पीछे, और मैं जहां खड़ा हो गया वहां पौधे की पीली पत्तियों को ग्रीनरी में बदल दूंगा। ये सोच अपने दिमाग में रखो जी। बस मैं इतना ही बोलूंगा जी। और जो बेटी ने क्यूरियोसिटी की है कि जैविक में ऐसे कैसे आगे बढ़ूं, मेरा बेटा तो ने बता दिया, डॉक्टर नवल किशोर और डॉक्टर तेज प्रताप सिंह जी, इन दोनों से संपर्क करना। दूसरी बात, उसके बाद सोचती है कि मुझे तो और कुछ चाहिए, तो मैं तो बेटा सारी दुनिया को इकट्ठी करके चलता हूं। अभी इनको भी जोड़ लिया, इनका भी कार्ड ले लिया और इनको भी ले लिया, और कोई बात होगी तो मैं ऑपरेटर वाला काम करता हूं। फिर मैं तो दिल का सर्जन हूं, कुछ जानता नहीं, इनका स्टूडेंट हूं। ये मेरे लिए केवी के एक पाठशाला है जो जब मौका मिलता भाग लेता हूं। इतने किसान, इतने लोग, इतने वैज्ञानिक मुझे मिलते हैं, तो मुझे भी घंटी बजाओगे तो मैं ऐसे बोलूंगा जल्दी करो, उस बच्चे को जो है फटाफट उसको सेटिस्फाइड करो, उसको रास्ता दे दो, दिशा एंड डायरेक्शन। दिशा एंड डायरेक्शन आपको राइट मिल गया, आपके एम मिल जाएगा। दैट्स ऑल, आई सैल्यूट यू टू ऑल। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका परिचय पता आप लोगों को? डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के डॉक्टर, और आपके ऑर्गेनिक में उतरे हैं। जी चलो स्टार्ट करो, क्या बोलते हैं? क्या बातें हैं, पीछे से बातें शुरू हो गई क्या? हेलो, पहले बोल के बातें करके फिनिश कर लीजिएगा पहले। किसान तो नहीं, कुछ सुनना है या जैसे ही आज तक का आपका जैसा नेचर है उसी नेचर में ही रहना है आपने? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी समय से आप यहाँ पे बैठे हैं और एक बहुत बड़े सेक्टर से, जिसकी इकोनॉमी अपने देश की उसी सेक्टर से चलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, उससे आप लोग जुड़े हैं। सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं ना सारे पीछे? अरे क्या बात है, सबकी आवाज़ एक साथ जोर से नहीं आ सकती क्या? अच्छा, एक बात आप अपने सच्चे मन और दिल से ही बताइएगा, ऐसे नहीं है कि एक दूसरे को देख के और बताइए भी ये क्या सोचेगा। सच सच बताइएगा आप में से कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए आप में से कितने लोग ये एग्रीकल्चर का कोर्स कर रहे हैं, और सचमुच ही एग्रीकल्चर को कुछ नई दिशा में लेके जाने के लिए कितने लोग एग्रीकल्चर की डिग्री ले रहे हैं? प्लीज़ हाथ खड़ा करें। मतलब दोनों ही नहीं करना चाहते आप, ना तो डिग्री के लिए आए हैं आप और ना ही कुछ देश का भला करना चाहते हैं, क्योंकि किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। क्या करना चाहते हैं? एक आदमी, सिर्फ एक स्टूडेंट, उसने हाथ खड़ा किया है। किस सेक्टर में जाना चाहते हैं आप? कुछ करने के लिए या सिर्फ डिग्री लेने के लिए? जैसे कि कुछ बताइए, क्योंकि अगर कुछ भाई बताइए, कौन सा संकोच है? आप सबके साथी तो है ना। कल कॉलेज में हंसेंगे, इतना ही होगा आपके ऊपर, हंसने दीजिए, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सर मैं एमएससी करने के बाद कोई प्राइवेट कंपनी में जाके उससे कुछ सीख कर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसमें तो वो आपका पर्सनल भला हो गया ना, वो तो फिर एज ए डिग्री ही हो गई वो तो आपकी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, करेंगे, वो तनख्वाह देंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे अलग से। सर कुछ सीखूंगा जब गांव के अंदर। अभी तक फाइनल ईयर में है आप, +1 और +2 आपने की है, तो 6 साल हो गए, कितना सीखा होगा अभी तक? सर इतना तो ये प्राइवेट कॉलेजों में सिखाते नहीं है, पर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अपने वो किताबी ज्ञान की ही अगर अपने बात करें तो वो तो काफ़ी कुछ अर्न किया होगा ना आपने। स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में ये नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास बुक्स तो होगी ना। बुक्स तो इन्होंने लेके नहीं रखी होगी अपने यहाँ पे? बुक्स तो नहीं सर, बुक्स से तो पढ़ते हैं। पढ़ते हैं आप। तो बाकी
मतलब कि यही है आपका कि बस डिग्री ले लें, किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए और जयराम जी की, ऐसा ही है ना? अरे एग्रीकल्चर सेक्टर सेलेक्ट क्यों किया, चुना क्यों है आपने, उसका सिलेक्शन किया किस लिए है? कोई एम है कि नहीं है आपका? आप में से कोई देखिए, सिर्फ पेस्टिसाइड है ये जो किसान देते हैं, इनको कम करना और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ाना इन लोगों को। एग्जैक्टली ये करना तो चाहिए हमें, पर मुझे नहीं लग रहा कि जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप 4-4 साल अब फाइनल के स्टूडेंट हैं और अब भी आप जब खुल के नहीं बोल रहे हो तो कैसे, कब बोलेंगे आप? घर वाले आपकी बात मानते हैं क्या? कभी बताया आपने अपने घर वालों को भी खेती ऐसे करनी चाहिए? भाई 6 साल आपने लगाए हैं, इसमें दिए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्या मतलब रहा आपकी पढ़ाई का? एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है ना आपके, क्या होता है एग्रोनॉमी में? फसलों के बारे में पूरी जानकारी होती है, भूमि की तैयारी से लेके और फसल की कटाई तक और उसके भंडारण तक, यहाँ तक दिया गया होता है कि नहीं है? कभी भी किसी एक भी फसल के बारे में 6 सालों में किसी भी एक सीजन में आपने एक फसल के लिए भी घर वालों को गाइड किया है कि चलो ज़्यादा ना सही तो एक कनाल जगह में ही, थोड़े से एक एरिया में ही, आधे टेंट की जितना के एरिया में भी आप हमारे तरीके से तो खेती करो। बैठिए आप भाई, इतनी दूर में करके तो देखिए कि आप लोग हमें पैसा दे रहे हो, कॉलेज की फीस भर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना टाइम 6 साल तक हमने जाया किया है। अगर आप हमारे से घर वाले ही नहीं मानेंगे तो दूसरों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे हम? कभी कोशिश की है क्या? सच बताइएगा। एक्चुअल बात यह है कि हम करना ही नहीं चाहते, और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, सिर्फ आपकी बात नहीं है, और भी दूसरे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उनका ही ऐसा ही हाल है जैसा आप सबका है। फसलें होती कहाँ पे है? मिट्टी में ही होती है ना। अब ये मत कहिएगा नहीं जी आजकल तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है, एरोपोनिक्स तकनीक है, हवा में भी होती है। अरे उस टेक्निक तक तो जाएंगे, अपने बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। कम से कम हम धरती से जुड़े रह के उससे संबंधित भी अगर हम खेती कर लें तो भी बहुत बड़ा लेवल हम हासिल कर सकते हैं। कुछ एक सवाल पूछूं मैं, आपने जो अभी तक पढ़ा है और पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं जानूंगा, सिलेबस से बाहर नहीं जाऊंगा, वो तो बता सकते हैं कि नहीं बता सकेंगे आप? कोशिश करके देखेंगे कि पता है कि नहीं है ना? हमारी मिट्टी का जो ईसी होती है, विद्युत चालकता जो होती है, विद्युत चालकता का रोल क्या रहता है? पढ़ा होगा ना? कोई भी पीछे से, अरे सवाल समझ में आया क्या? सुना क्या आपने? तो क्यों नहीं बोल रहे कि आप तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? मैं ये पूछ रहा हूं कि जब हम मिट्टी की जांच करवाते हैं तो कई क्राइटेरिया में मिट्टी की जांच की जाती है, तो उसमें से एक क्राइटेरिया होता है विद्युत चालकता, कितनी होनी चाहिए और उसकी भूमिका क्या होती है किसी भी मिट्टी के लिए या ज़मीन के लिए अगर बात करें तो। एक सेकंड, और कोई पीछे? किसान के पास जाएंगे, आप कुछ बताएंगे उसको, वो पूछेगा आपसे, तो क्या जवाब देंगे आप? चलिए बताइएगा। पीएच से क्या पता चलता है? पीएच से क्या पता चलता है? और वही विद्युत चालकता से, तो दोनों तो एक चीज़ तो नहीं बता सकती। अच्छा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा फिर? ठीक है, कुछ कुछ ठीक है, पर एग्जैक्ट जो चीज़ पता होनी चाहिए वो नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, थैंक यू, बैठिए। विद्युत इसके बाद में मैं बात करूंगा जो ऑर्गेनिक मैटर है, अपना जैविक कार्बन जिसको बोला जाता है, कितना स्तर तक होना चाहिए वो?
हालांकि आज तो सीख लिया होगा, पहले बताया भी गया होगा कि कितना मिनिमम स्तर कितना होना चाहिए इसका, क्या 20% जैविक कार्बन? नहीं, पीछे मिट्टी में जैविक कार्बन का लेवल कम से कम कितना होना चाहिए? 5%। बहुत ज़्यादा बता दिया आपने, वो तो कम है। जो मिनिमम जो लेवल होना चाहिए, रेंज होती है ना उसकी, हाँ ये कुछ रेंज में आए हैं आप। अगर जैविक कार्बन का रोल क्या होता है, क्यों जरूरी है जैविक कार्बन? देखिए, हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट का ये आलम है, और मैं पहले जब बोला था थोड़ा, तो मैंने किसानों को उलाना दिया था कि आप लोग नहीं सीखते, और जब हमें 6 साल लगातार हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा आलम भी उन किसानों से कम तो नहीं है कि है। ठीक है, आपके मार्क्स आ जाते होंगे 50%, 60%, 65, 70, 75, 80, 95 में भी मोर देन आ जाते होंगे, पर किस काम का रहेगा वो? माइक्रोब्स के बारे में आपने सुना होगा, सूक्ष्म जीवों की जो हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? एक और कोई, आप जितने बैठे हो ना, लगभग उतने ही बैक्टीरिया होते हैं, उतने ही जीवाणु होते हैं। सब एक एक अलग अलग नाम बताइए ना, एक ही नाम। एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, 2 तो बता दिए 2 स्टूडेंट ने, और बताइए। एजोस्पिरिलियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, पीएसबी, सूडोमोनास, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा एंड लोट ऑफ पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो सारे बैक्टीरिया होते हैं। क्या रोल रहता है इनका? क्यों जरूरी है ये इतने सारे बैक्टीरिया? और मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पनप सकते हैं ये? अरे खुल के बोलिए ना, यहाँ कोई एग्जाम नहीं और आपके मार्क्स नहीं कट होंगे कि ठीक है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ भी। बोलिए, थोड़ा खुल के बोलिए, और बोलना ही पड़ेगा अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आए तो। बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। अरे सिर्फ डिग्री मत लीजिएगा, ठीक है, वो डिग्री काम में आएगी, आपको कोई सर्विस दिला देगी, कोई जॉब लग जाएगी, आप गवर्नमेंट है, कोई एम्प्लॉय बन सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AO, WO वगैरह या अदर सर्विस भी मिल सकती है। पर जिस चीज़ के लिए आप जहाँ पे जाना चाहते हो वो चीज़ तो हासिल नहीं होने वाली है ना आपके। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सीरियस रहे, जागें, मिट्टी को बचाएं, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, जैविक कार्बन के बारे में, और अभी मैंने कुछ पूछना था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अरे कुछ लोग इंटरेस्टेड ही कहाँ हैं आपके साथी तो। धक्के से कोई ना बैठे रहें, जो दिल से जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर रुकना चाहते हैं 5-10 मिनट यहाँ पे, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी पे बंदिश नहीं है, यू आर फ्री। पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्योंकि आप इस लाइन में हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आए तो नहीं बात कर रहा ना मैं उनसे। जी सर जी। मेरा नाम नंदलाल डागर है। आमेर तहसील बिलोची गांव का रहने वाला हूँ मैं, और मैं भी जैविक खेती करता हूँ। 1996 से आंवले की खेती कर रहा हूँ जैविक, और आंवले का जैविक जूस बनाता हूँ, घर पे ही तैयार करता हूँ, और उसी जूस से ही शरीर की पूरी रोग बीमारियों का इलाज भी कर रहा हूँ। जैविक में इतने गुण होते हैं कि कोई भी रोग बीमारी हमारे पास में नहीं आ सकती। उसका रोजाना हम उपयोग करेंगे तो कोई रोग बीमारी नहीं आती है। हम ये उर्वरक, जहरीली कीटनाशक, इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में रोग बीमारियां पनपती हैं। इसलिए हम ये ध्यान रखें, घर पे भी छोटी छोटी, अपने जहाँ मकान भी है वहाँ भी छोटी सी क्यारी रखो, उसमें भी कुछ सब्जी के पौधे लगाओ, देसी गोबर खाद लगाओ। उर्वरक उसमें मत डालो कभी भी, और कीटनाशक नहीं डालना कभी भी। ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक जहर हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इतना सा बोला कि आप सब एग्रीकल्चर के हैं,
तो आप आगे जा कर के सारा गांव में जाओगे, एग्रीकल्चर सिखाओगे, तो जैविक खेती को ही बढ़ावा देना है। उर्वरक और कीटनाशक कंपनियां पैसे दे करके प्रचार करवाती है, उनका प्रचार नहीं करना कभी भी। जैविक को बढ़ाना, देसी गोबर खाद देना। एक देसी गाय होती है जिसके थुई होती है, उसी का दूध सेवन करना है। जर्सी और होल्स्टर का जो दूध चल रहा है इसका सेवन मत करो। बाज़ार में यही दूध आ रहा है जिसके शरीर के ऊपर रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, उसके शरीर के अंदर 50 से 60% एक तत्व पाया जाता है, उसका मैं नाम भूल गया अभी। वो हमारे शरीर में उसको 2% पचाने की क्षमता ही रहती है। उससे अधिक पचाएंगे तो हम अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, शुगर, डायबिटीज़ वगैरह रोग के मरीज होते जा रहे हैं। इसलिए जर्सी होल्स्टर का दूध नहीं पीना। देसी गाय का दूध पियो, भैंस का पियो, बकरी का पियो, भेड़ का पियो, ऊँटनी का पियो, लेकिन जर्सी और होल्स्टर का दूध नहीं पीना। ये इतना सा बताऊँ। मेरा इस कागज़ में फ़ोन नंबर है, किसी के भी कोई शरीर में कोई रोग बीमारी जाए, एलोपैथी में कोई जांच में नहीं आए तो हमसे संपर्क कर लेना, आप हम ठीक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जी, आप सचमुच ही बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? मैं नहीं चाहता कि आप ज़बरदस्ती बैठे रहें और बाद में जाके आप हंसे कि यार पता नहीं कौन था वो ज़बरदस्ती हम पे थोप रहा था, इतने तो हमारे लेक्चर है, ये हमें नहीं बताते। थोड़ी सी मेंटेलिटी, ऐसी साइकोलॉजी हुआ करती है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है ये। चलिए, मैं कुछ बात कर रहा था अभी, इन बैक्टीरियाज़ के बहुत बड़ा रोल होता है, और इसी का जो मैं बताऊं सबसे बड़ा रोल होता है कि ये मैनेज करता है कि हमारे जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को प्रॉपरली अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, उस चीज़ को मैनेज करने का काम करते हैं। जितनी ज़्यादा इसी होगी न्यूट्रिएंट्स उतने ही कम मिलेंगे उस चीज़ को। न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो शायद ना ही पूछूं तो अच्छा है कि ध्यान ही होगा आपको। 16, 17, 18 जो न्यूट्रिएंट्स है वो चाहिए होते हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? CHO सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। चलिए, 3 और 1 4 न्यूट्रिएंट हो गए। नहीं भाई, बाकी CHO इन्होंने बताया, चौथा आपने नाइट्रोजन बता दिया, 4 तो हो गए। बाकी और भी कुछ क्या होते हैं? जो 17 पोषक तत्वों के बारे में आपने पढ़ा था, एक शब्द लिखा होता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि सभी आवश्यक होते हैं। कौन सा एक है? जो सारे के सारे आवश्यक होते हैं, एक इनमें से। ठीक है, किसी को कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और कोई ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। रोल उतना ही होता है जितना किसी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे कि आमतौर पे अब फार्मर्स से अगर आप फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो सबसे ज़्यादा घर के अंदर यूरिया का प्रयोग होता है। क्या होता है यूरिया में? कितने %? और DAP में क्या होता है? कितना होता है? क्या क्या? 18 and 46% एग्जैक्टली यही होता है। तो जैसे कि यूरिया की सबसे मात्रा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन देने के लिए, उतना ही ज़रूरी है कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको बोला जाता है, जिनके की PPM में भी ज़रूरत पड़ती है। जानते हो PPM का मतलब क्या होता है? प्लांट पर मिलियन नहीं, पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझाएंगे आप मेरे को? हाँ जी, आपसे कोई पूछे, क्योंकि मुझे पता है, अगर मेरे से कोई ये पूछे भी 1 किलोग्राम का मतलब होता है जी उसमें 1000 ग्राम होते हैं, मैं बता दूंगा उसको। तो अगर उसी तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि PPM का मतलब क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? अगर किसी को बताना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझाएंगे कि आप PPM का मतलब क्या होता है? क्या चीज़ है? 1 लीटर में 1 मिलियन जी, तो उसकी भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है। तो क्या फार्मर्स है आज के लेवल में सभी न्यूट्रिएंट्स देते हैं क्या? इतने न्यूट्रिएंट्स देते हैं क्या अपने फार्मर्स? क्या फ़र्क पड़ेगा अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो? चलिए, आप ना एक काम कीजिएगा, अभी तो खाना खा लिया, शाम को खाना कितने लोग खाएंगे घर जाके? सभी खाएंगे? शाम को बात कर रहा हूँ मैं। शाम को तो जाके खाओगे कि नहीं? क्या वो हर रोज़ खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप घर जाके एक काम ही करना है, जो भी आप के घर में रोटी या सब्जी या दाल कुछ भी बने, सिर्फ उसमें एक चीज़ मत डलवाना, ओनली नमक।
उसके बदले में आप 2 चम्मच मिर्ची ज़्यादा डलवा देना उसमें, और घर वालों को बोलना कि आप इसके साथ में 2 चपाती फालतू खा लीजिएगा। क्या ये संभव हो पाएगा? बिना नमक के ही हम सब्जी खा पाएंगे क्या? अरे इतना सा तो नमक डालते हैं, और फिर घर में 5-6 सदस्य होते हैं तो थोड़ा थोड़ा हिस्से में आता है ना सबके, तो क्यों ज़रूरी है फिर उतना की? ये इसलिए आपने अपने घर वालों को सिखाने के लिए कि पापा जी मम्मी जी अगर आप खेती करते हैं तो उस प्लांट के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि जिंक है, लोहा है, तांबा है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, ये उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी सब्जी के अंदर नमक मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। क्या ऐसा होता है आपके घर में भी आधा किलो आप सब्जी लेके आए तो उसके अंदर आधा किलो नमक, आधा किलो मिर्ची डालते हैं? टेस्ट के अनुसार ही डालते हैं ना अपने, और उतना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। तो ये चीज़ आप उनको समझाइएगा। अब वो कहें नहीं जी हम इसके बदले यूरिया ज़्यादा दे देंगे, DAP ज़्यादा दे देंगे, तो आप सीधा ही बोल लीजिए ना, बस नमक नहीं डाला, आप 1 रोटी फालतू खा लीजिए ना, पहला टुकड़ा ही नहीं खा सकते, खाते ही बोल देते हैं कि आज तो नमक कम है। तो हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ के बारे में आप जानिएगा। और दूसरी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा और डीपली हो जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स है, किस न्यूट्रिएंट्स को उपलब्ध करवाता है, कैसे करवाता है, वो चीज़ आप और आगे स्टडी करते रहिएगा। पर मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बोले, जो भी फसल का अवशेष होता है, आप खाने में गेहूँ खाते हैं या तूड़ी खाते हैं? गेहूँ खाया जाता है ना। सरसों का तेल वगैरह आप यूज़ करते हैं या सरसों का कचरा यूज़ करते हैं? तेल यूज़ किया जाता है। कुदरत ने दिया है ना हमें, बाकी जो चीज़ बच गई है वो किसके लिए है? उस कुदरत के लिए है, प्रकृति के लिए है, उस ज़मीन के लिए है जहाँ से पैदा किया है। तो वापस उसी को लौटाने का काम हम करें कि जो अपने काम की चीज़ें आप रखिए, कोई बात नहीं है, पर जो अपने काम की नहीं है वापस उसी को दे तो दे। या कई बार क्या होता है कि किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो उधार पे पैसा लेके आता है और वो ब्याज लेता है, तो अपना फ़र्ज़ बनता है ना उसको ब्याज भी दें और पैसा भी लौटाएं। बहुत सारे नहीं लौटाते हैं, वो एक अलग मैटर है, पर फिर गलत तो हो जाता है ना वो सिस्टम, प्रकृति के साथ तो नहीं रहता ना। तो विद ब्याज आप दीजिए, चलो ब्याज न दे सही, आप उसमें से सीड रख लीजिएगा जो आपके काम की चीज़ है, पर भूसा बच गया वो तो दीजिए ना। उससे ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, उससे माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा माइक्रोब सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा प्लांट्स हेल्दी रहेंगे, पैदावार ज़्यादा मिलेगी, प्लस उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधकता बढ़ेगी, कीड़े मकोड़े और बीमारियां बहुत कम आएगी। चलिए ऑल दी बेस्ट। बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, ओवर हो जाता है वो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पर इस पर अमल ज़रूर करें, गौर ज़रूर करें, और सचमुच में अगर आप खेती बाड़ी से अगर जुड़े रहना चाहते हैं, इस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, और आप बता रहे थे कि प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको नंबर बताऊं क्या अगर चाहते हैं तो, वरना कोई बात नहीं है। तो आप कुछ पूछ सकते हैं, पर अपने टाइम के हिसाब से। ऐसा नहीं हो कि अच्छा वो उस दिन ज्ञान ज़्यादा ही बांट रहा था, आज मैं रात को 2 बजे कॉल करके पूछता हूँ कि अब बताइए तो सही मेरे को। क्या आपने नंबर प्रोवाइड किया था? क्या किया था, क्या दिया था आपने? स्लिप सी जो दी थी ना, वो तो चैनल का नाम है। अच्छा चैनल, क्या बात है, अच्छा उसमें है, और आप उसमें नंबर भी दे देंगे? चलिए तो फिर मैं नहीं बताऊंगा आपको, उस चैनल के माध्यम से और आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।